गुड इवनिंग। क्लास 8 कंप्यूटर विज्ञान जिसका अध्याय नंबर 6। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास आपके रीट में 2025 है, उसके लिए भी उपयोगी है क्योंकि वहाँ पर भी जो आईसीटी के समाज के ऊपर जो प्रभाव है या एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी है, तो उन दो टॉपिक के अंदर इसको भी हम शामिल कर सकते हैं, वो उन्हीं का पार्ट है। आईसीटी का समाज के ऊपर जो प्रभाव है ना, उस चैप्टर के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अध्याय नंबर है 5। ये कैसे हो गया? 6 ही है, ठीक है, थोड़ा सा गलत है तो पीछे वाले की स्लाइड रह गई है, आपको यही पढ़ना है। क्या है? साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के डाटा को चोरी या क्षति या अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना साइबर सुरक्षा कहलाती है। अगर तुम्हें पूछे साइबर सुरक्षा क्या है, तो कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क है, डेटा को चोरी होने से, क्षति होने से और अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। साइबर खतरों से बचने के लिए आप फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनक्रिप्शन तकनीक का भी उपयोग किया जा सकता है। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के जो साइबर हमले होते हैं, हमले से होने वाले जो नुकसान है उसको कम कर डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना है। तो देखो, साइबर सुरक्षा के लिए बचाव के विभिन्न प्रकार के तरीके, जिसमें से आप फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एनक्रिप्शन की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका भी उपयोग कर सकते हो। और साइबर सुरक्षा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के जो साइबर हमले हैं, हमलों से होने वाला जो नुकसान है उसको कम करना। हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, ताकि हम डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना है। डिजिटल संपत्तियों को नुकसान के लिए एथिकल हैकर और साइबर सुरक्षा की सहायता ली जाती है। तो ध्यान ये रखना, जो हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी, जो डेटा है, सूचनाएं हैं, उसकी सुरक्षा के लिए हम एक तो इस्तेमाल एथिकल हैकर का प्रयोग कर सकते हैं और साइबर सुरक्षा की सहायता ली जाती है। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डाटा की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय प्रदान करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या करती है कि जो डाटा की सुरक्षा के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क के लिए, तो उनकी आवश्यक जो सुविधाएं, उपाय है, वो आपको प्रदान करती हैं। जबकि एथिकल हैकर सिस्टम के मरम्मत, कमजोरियों की खोज कर उसके सुरक्षा बढ़ाने में सहायता करती है। जो एथिकल हैकर्स होते हैं, उनका काम होता है कि सिस्टम के अंदर जो कमजोरियां हैं उसको ढूंढे और फिर उसको ठीक करें। ये काम किसका होता है? एथिकल हैकर का, ताकि वो हैकर जो कमजोरियों को ढूंढकर सिस्टम के अंदर प्रवेश करे, उससे पहले ही एथिकल हैकर उसका क्या कर ले? पता लगा ले। एथिकल हैकर का मुख्य उद्देश्य हैकर के द्वारा शोषण किए जाने से पहले कमजोरियों का पता लगाकर सिस्टम की समस्त सुरक्षा में सुधार करना होता है। तो एथिकल हैकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हैकर के शोषण से सिस्टम है, वो हैकर उसको हैक करे, उससे पहले ही सिस्टम में जो भी कमजोरियां हैं उसका पता लगाकर उसकी सुरक्षा से संबंधित जो भी संभव सुधार है वो करना होता है। लगातार विकसित हो रहे साइबर हमलों को खिलाफ मजबूत सुरक्षा बनाए रखने के लिए एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी दोनों आवश्यकता होती है। अब है साइबर सुरक्षा के लाभ। साइबर सुरक्षा के अभूतपूर्व भूमिका के साथ इसके असंख्य लाभ भी दिए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा। क्योंकि हम साइबर सुरक्षा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जो व्यक्तिगत डेटा है वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं लगे। साइबर सुरक्षा व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करता है। जैसे ही व्यक्तिगत फाइलें हैं, संदेश है, गोपनीय दस्तावेज आदि, साइबर सुरक्षा संवेदनशील डाटा को अवांछित पहुंच से बचाता है। यह डाटा की गोपनीयता बनाए रखने में क्या करता है? सहायता करता है। अगला, व्यावसायिक सुरक्षा। व्यावसायिक सुरक्षा विश्व में साइबर सुरक्षा उद्यमों को उनकी डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्या करती है? सहायता करती है। जो किसी भी कंपनी है, बड़ी कंपनी जिसकी उसके डिजिटल डेटा है, उसकी सुरक्षा करने में ये क्या करती है? सहायता करती है। और विपणन और व्यवसाय की अस्थिरता से बचाता है। साइबर सुरक्षा साइबर हमलों को रोकने, डाउन टाइम और संभावित नुकसान को कम कर सकते हैं। अगला है उत्पादन में सुधार। साइबर हमलों के कारण व्यवसाय में डाउन टाइम द्वारा उत्पादकता
में कमी आती है। उदाहरण के लिए जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट है, अगर उसका सर्वर 10 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए डाउन होता है तो आपको पता है उसके जो व्यापार है उसके अंदर भारी क्या होता है, नुकसान होता है। तो जो ये डाउन टाइम है ना, जो है जब सर्वर डाउन टाइम है, इसको काफ़ी हद तक क्या करना होता है, कम करना होता है। प्रभावी साइबर सुरक्षा इस हमले से बचने की प्रारंभिक चेतावनी देकर उत्पादकता में सुधार कर सकती है। ग्राहक विश्वास, साइबर सुरक्षा निजी कंपनियों, राजकीय कार्यालयों आदि के समस्त डाटा को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करती है। मजबूत साइबर सुरक्षा अपने ग्राहकों और भागीदारों और हितकारों के साथ विश्वास बनाए रखती है। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो और कोई कहेगा आपका ऑनलाइन पेमेंट किसी गलत हाथों में चले जाए या किसी दूसरी साइट पर पेमेंट चला जाए तो ग्राहक दोबारा ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे। अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट अच्छी तरह से मजबूत है तो ग्राहकों को हिचकिचाहट नहीं होगी उस ऑनलाइन पेमेंट करने के अंदर। बौद्धिक संपदा का संरक्षण, मजबूत साइबर सुरक्षा बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट है, गोपनीय दस्तावेज है, कॉपीराइट सामग्री है आदि की क्या करती है, रक्षा करती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि किसी संगठन का प्रतिष्ठात्मक लाभ बना रहे और उसकी समस्त जानकारियां सुरक्षित रहे। उन्नत सहयोग, विभिन्न निजी और सार्वजनिक उपक्रम साइबर सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षित संचार प्लेटफॉर्म की सहायता से उपकरण डाटा की अनाधिकृत पहुंच और डाटा लीक की चिंता किए बिना प्रभावी ढंग से एक दूसरे के सहयोग करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने में क्या बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं। अगला है साइबर सुरक्षा के जो प्रतिकूल प्रभाव है, क्या इसके नुकसान है। देखो साइबर सुरक्षा के अनेक लाभ होने के बावजूद इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं जो इस प्रकार है। नियमित अपडेट, व्यवसायों को साइबर हमलों से बचने के लिए हमलावरों से एक कदम आगे रहने के लिए अपना जो सॉफ्टवेयर है और अपना जो हार्डवेयर है और जो सुरक्षा रणनीति है उसको नियमित रूप से क्या करना पड़ता है, अपडेट करने की आवश्यकता होती है। तो पहला कि नियमित अपडेट देने की आवश्यकता होती है ताकि उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सुरक्षा जो रणनीति है वो साइबर हमलों से बच सके, एक कदम आगे रहे। निरंतर सीखने की आवश्यकता, समय के साथ जो साइबर खतरे भी बदल रहे हैं, जो नए और कभी न खत्म होने वाले होते हैं। इन खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा में निरंतर सीखने की प्रक्रिया भी बदलनी आवश्यक है। अगला, सिस्टम की गति धीमी होना, साइबर सुरक्षा को निरंतर अपडेट होने से कारण समय के साथ सिस्टम की गति धीमी हो जाती है क्योंकि इन सुरक्षा अनुप्रयोगों को चलाने में बहुत सारे संसाधन कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर लेके आए जो मान लो विंडो 10 के लिए जिसमें आपने 4 GB रैम ली, अब हर साल अगर अपडेट आएंगे तो धीरे धीरे कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। क्यों? क्योंकि सिस्टम जितने सॉफ्टवेयर को संसाधनों को चलाने की रिक्वायरमेंट है उतने सॉफ्टवेयर उस रैम के अंदर चलेंगे नहीं। लगातार निगरानी रखना, एक प्रभावी साइबर सुरक्षा के लिए किसी संगठन को अपने सिस्टम और नेटवर्क में नए खतरे से निरंतर क्या रखनी पड़ती है, निगरानी रखनी पड़ती है, जिससे वह पहले से ही खतरों का पता लगा सके और खतरे के इस तरह का आंकलन शीघ्रता से समाधान करने में सक्षम बना रहे। तो अगली क्या है कि इसमें लगातार आपको निगरानी रखनी पड़ती है ताकि आपके सिस्टम पर कोई भी साइबर हमला हो उससे पहले उसको आसानी से पहचाना जाए। और अगला है महंगा, साइबर सुरक्षा लागू करना बहुत क्या है, महंगा हो सकता है क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है जिसके लिए लगातार सीखने और खर्च करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कई छोटे व्यवसायों के लिए लागत वहन करना क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। अब है साइबर सुरक्षा के प्रकार, क्योंकि साइबर सुरक्षा हमारे दैनिक जीवन में एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है, इसीलिए इसके लिए विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है और हम कैसे लाभ पहुंचाएंगे। आइए नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा और अन्य सहित विभिन्न प्रकार के साइबर सुरक्षा पर एक संक्षिप्त नज़र डालें। पहला है नेटवर्क सुरक्षा। इसका उद्देश्य नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को अनाधिकृत पहुंच और दुरुपयोग और डाटा की हेराफेरी से बचाना होता है। दूसरा हमारे पास है एप्लीकेशन सुरक्षा। इसका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को उन खतरों से सुरक्षित किया जाता है जो विकास और परियोजना चरण के दौरान कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। क्लाउड, अनाधिकृत पहुंच, डाटा नियमों का उल्लंघन, अन्य संभावित खतरों के खिलाफ क्लाउड संग्रहण डाटा और एप्लीकेशन की क्या करता है, सुरक्षा करता है। अगला सूचना सुरक्षा, एन्क्रिप्शन, पहुंच नियंत्रण, निगरानी के माध्यम से पारगमन और विश्वास दोनों में
डाटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। अगला एंड पॉइंट सुरक्षा। लैपटॉप है, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उपकरणों को साइबर हमलों और अनाधिकृत पहुंच से बचाना है। मोबाइल की सुरक्षा, मोबाइल उपकरण, एप्लीकेशन, डेटा को साइबर हमलों से क्या करना है, सुरक्षित रखना है। पहचान और पहुंच का प्रबंधन, अनाधिकृत पहुंच और जानकारी के दुरुपयोग की संभावनाओं को कम करने के लिए किसी संगठन के संसाधनों तक उपयोगकर्ता की पहुंच का प्रबंधन और नियंत्रित करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग की सुरक्षा, संभावित साइबर हमलों जैसे IoT से जुड़े उपकरणों और नेटवर्क की सुरक्षा करता है। अगला है डेटा सुरक्षा, एन्क्रिप्शन, एक्सेस नियंत्रण जैसे सुरक्षा उपायों को लागू करके डेटा की अखंडता, गोपनीयता और उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी, संवेदनशील जानकारी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका नीतियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों के माध्यम से विरोधियों के द्वारा शोषण किया जा सकता है। अब है साइबर सुरक्षा के खतरे। साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेड है, जो हमले हैं, वो कौन कौन से होते हैं। साइबर खतरों के कुछ स्रोत साइबर आपराधिक संगठनों, आतंकवाद और हैकर है। उभरती हुई तकनीकी और सुरक्षा प्रवृत्ति खतरे की खुफिया जानकारी के शीर्ष पर बने रहना मुश्किल हो जाता है। कई प्रकार के साइबर खतरों से डाटा अन्य संपत्तियों की सुरक्षा करना आवश्यक है। साइबर हमलों में कुछ संभावित खतरों की सूची नीचे दी गई है। पहला है साइबर आतंकवाद। इस खतरे में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला शामिल है, जिसका उद्देश्य नुकसान और व्यापक पैमाने पर सामाजिक अशांति पैदा करना होता है। दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग। एक ऐसा हमला होता है जो आमतौर पर सुरक्षित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए छल का क्या करता है, प्रयोग करते हैं। ट्रोजन, ये पौराणिक ट्रोजन हॉर्स के समान है। यह हमला पीड़ितों को विश्वास दिलाता है कि वे एक सुरक्षित फाइल खोल रहे हैं। इसकी बजाय स्थापित होने के बाद ट्रोजन सिस्टम को क्षणित करता है और आमतौर पर ये बैकडोर बनाता है जो हैकर को एक्सेस देता है। अगला है मेलवेयर। इस खतरे में वार्म, वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, अन्य मेलवेयर शामिल होते हैं। ये अपने कंप्यूटर के संसाधनों तक पहुंच को भी बाधित कर सकते हैं, सिस्टम अस्थिरता का कारण बन सकते हैं या आपके डाटा संग्रहण को गुप्त रूप से डाटा बेच सकते हैं। अगला है एडवेयर। ये खतरा एक मेलवेयर खतरा है। इसमें अक्सर विज्ञापन और या सामर्थ्यिक सॉफ्टवेयर के रूप में संदर्भित किया जाता है। एडवेयर वायरस एक संभावित अवांछित प्रोग्राम है जो सहमति के बिना स्थापित किया जाता है और अपने आप परेशान करने वाले वेब विज्ञापनों को उत्पादन करता है। अगला है फिशिंग। अक्सर व्यक्तिगत जानकारियों का अनुरोध करने वाले निर्देशों को खोलने या उनका पालन करने के लिए उपयोगकर्ता को धोखा देने के लिए हैकर नकली संचार का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से ईमेल या कुछ फिशिंग मेलवेयर इंस्टॉल करना शामिल होता है। तो फिशिंग के अंदर क्या होता है कि आपको जैसे कोई फॉर्म दे दिया, अब फॉर्म के अंदर कुछ जानकारी मांगी, तो आपने अगर भर के सबमिट कर दी तो वो आपकी गोपनीय जानकारी उनके पास चली जाती है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डिनाइल ऑफ डोस हमला है। हेडसेक संचालन के साथ एक नेटवर्क या कंप्यूटर पर भारी पड़ना शामिल है। प्रभावी रूप से सिस्टम को ओवरलोड बनाना है और इसे उपयोगकर्ता के अनुरोधों को प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बनाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कब होता है? जब जैसे एक किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर अगर कोई हमला करे, बाहर बहुत अधिक जानकारी की डिमांड करे, तो वो सर्वर डाटा उपलब्ध करवाने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्वर। अगला मैन इन द मिडल हमला। मैन इन द मिडल हमलों के हिस्से के रूप में हैकर खुद को दो व्यक्तियों के इंटरनेट लेन देन के में हस्तक्षेप करते हैं। हैकर अंदर आने के बाद वांछित डाटा को फिल्टर कर सकते हैं और ले सकते हैं। मैन इन मिडल हमले अक्सर असुरक्षित सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर उपयोग करते हो, तब इस प्रकार के हमले होने की संभावना बढ़ सकती है। बोट्स, कंप्यूटर का एक नेटवर्क जो मेलवेयर से संक्रमित हो गया है और एक हमलावर पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो उसे बोट कहा जाता है। बोटनेट का उपयोग
डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमलों के लॉन्च करने, डाटा चोरी करने, स्पैम भेजने, हमलावर को डिवाइस और उसके कनेक्शन तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला एसक्यूएल इंजेक्शन, डाटाबेस क्वेरी के दुर्भावनापूर्ण कोड को एक स्ट्रिंग डालने से हमलावर एसक्यूएल इंजेक्शन तकनीक के माध्यम से प्राधिकरण के बिना वेब एप्लीकेशन डाटाबेस तक पहुंच सकता है। एक एसक्यूएल इंजेक्शन दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल कमांडों को निष्पादन करने या संवेदनशील डाटा जैसे सुरक्षित संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एसक्यूएल कोड का संशोधन भी कर सकता है। एडवांस persistent थ्रेड, विस्तारित लक्षित हमले, जब हम हमलावर का एक नेटवर्क में घुस जाता है और डाटा चोरी करने के इरादे से लंबे समय तक अनदेखा हो जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट जिसे कभी कभी डिजिटल छाया भी कहा जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट को भी क्या कहते हैं? कभी कभी डिजिटल छाया भी कहा जाता है। डाटा का वह भाग जिसे कोई व्यक्ति ऑनलाइन अपने कार्यों के माध्यम से बनाता है। लगभग हर ऑनलाइन गतिविधि किसी न किसी रूप में डिजिटल ट्रेस छोड़ती है। इंटरनेट की शुरुआत के तुरंत बाद ही डिजिटल फुटप्रिंट अस्तित्व में आने लगा। सबसे पहले उपयोगकर्ता का डिजिटल फुटप्रिंट अपेक्षाकृत सरल था। इसमें एक आईपी एड्रेस का पता, ब्राउजिंग इतिहास और अपलोड की गई फाइल और ऑनलाइन मैसेजिंग या कोई अन्य डाटा शामिल था। डिजिटल फुटप्रिंट एक व्यक्तिगत या संगठन की ऑनलाइन गतिविधियों का संग्रह होता है। इसमें वेबसाइटों, सोशल मीडिया, ईमेल, ब्लॉगिंग, अन्य ऑनलाइन स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न जानकारी शामिल है। ये जानकारी ऑनलाइन पहचान को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि पेशेवर और व्यक्तिगत पहचान। डिजिटल फुटप्रिंट को नियंत्रित करने के लिए सतर्क रहना और ऑनलाइन गतिविधियों को सावधानीपूर्वक संचालित करना महत्वपूर्ण है। ये ऑनलाइन सुरक्षा और निजी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अज्ञात लोग ऑनलाइन गतिविधियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? जो आप इंटरनेट पर ऑनलाइन गतिविधि करते हैं तो उनको जो ट्रेस किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट। अगला है साहित्य चोरी। इंटरनेट पर उपलब्ध लेख या शोध पत्र को आंशिक रूप से संपूर्ण रूप से कॉपी करना, लेखक की सहमति के बिना सामग्री का उपयोग करना, लेखक को उचित श्रेय न देना आदि साहित्य चोरी कहलाती है। यानी किसी भी लेखक की जो शोध पत्र है, जो उसकी किताब है, उसको आंशिक भाग या पूर्ण रूप से अपना बताकर किसी को आगे बेचना क्या कहलाता है, या कॉपी करना क्या कहलाता है? साहित्य चोरी कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।